हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है डीएनए की संरचना। ये इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, क्योंकि इस लेक्चर के पहले भाग के अंदर हमने बात की थी डीएनए की बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, जहाँ अपन ने बात की थी न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। पढ़ा था कि किस प्रकार से जो राइबोज शर्करा और नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो मिलकर के न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण करते हैं, और किस प्रकार से फॉस्फेट के जुड़ने के बाद में न्यूक्लियोटाइड संरचना का निर्माण होता है। आज उसी क्रम में आगे बात करेंगे अपन कि किस प्रकार से जो डीएनए है या आरएनए है उसका संश्लेषण होता है, या यूँ कह सकते हैं किस प्रकार से जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में मिलकर के डीएनए का संश्लेषण करते हैं या डीएनए की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के बारे में, क्या होते हैं। जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। और ये यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन क्षार एडेनिन है, इसलिए इसे कहेंगे अपन एडिनाइलेट। और जो फॉस्फेट है, ये बंध की अपन बात कर चुके थे, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, एंटी बीटा एन, या यूँ कहते हैं एंटी बीटा C1N9 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे जो बंध बनता है फॉस्फेट और जो पेंटोज शुगर के बीच में, इस बंध को अपन कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इट इज़ नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोएस्टर बंध। वहीं जो दो फॉस्फेट हैं, इनके मध्य जो बंध पाया जाता है इसे कहा जाता है एनहाइड्राइड बंध। ठीक है, तो ये फॉस्फोएस्टर बंध और ये एनहाइड्राइड बंध। अब किस प्रकार से जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में जुड़ते हैं और डीएनए का श्रृंखलन करते हैं, उसके बारे में अपन इस लेक्चर के अंदर बेसिकली चर्चा करेंगे। तो जो 3' OH ग्रुप होता है डीएनए का, क्योंकि शुगर के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर अपन ने पढ़ा था कि 1' कार्बन, 2' कार्बन, 3', 4' और 5' कार्बन। तो जो आपके 3' OH ग्रुप होता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। और ये क्या करता है, ये जा कर के इस बंध को, यानी कि एनहाइड्राइड बंध को तोड़ देता है। तो एनहाइड्राइड बंध जैसे ही टूटेगा तो दो फॉस्फेट हैं ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो जो पायरोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट को अपन कहते हैं पायरोफॉस्फेट, तो ये जो पायरोफॉस्फेट है ये यहाँ से हट जाएंगे या रिमूव कर दिए जाएंगे। इसके बाद में क्या होगा, जैसे अपन बात कर सकते हैं कि अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि यदि जो 2' OH है या 2' कार्बन है, इसके ऊपर यदि OH है तो इसे कहेंगे अपन ये न्यूक्लियोटाइड है किसका, आरएनए का। और वहीं यदि यहाँ पे H है केवल, तो ये है न्यूक्लियोटाइड है अब डीएनए का। इसी प्रकार से बात कर सकते हैं इसके लिए भी, साइटिडाइलेट के लिए भी, या साइटिडाइलेट के बारे में भी, कि यहाँ पे जो 2' OH ग्रुप है या 2' कार्बन है, इसके ऊपर यदि OH ग्रुप है तो ये न्यूक्लियोटाइड है किसका, आरएनए का। और यहीं यदि यहाँ पे O नहीं है या ऑक्सीजन एटम रिमूव है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो ये अब न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे कि जो 3' OH ग्रुप होता है ये बहुत रिएक्टिव होता है, ये जाकर के ब्रेक कर देता है इस एनहाइड्राइड बॉन्ड को और पायरोफॉस्फेट को रिमूव कर देता है। पायरोफॉस्फेट रिमूव होने के बाद में अब जो यहाँ का 3' है और यहाँ का जो 5' कार्बन है, 3' कार्बन तो हो गया इसका एडिनाइलेट का, और साइटिडाइलेट का क्या हो गया आपके 5' जो कार्बन है ये वाला, इसके ऊपर जो एक फॉस्फेट लगा है, दो फॉस्फेट रिमूव कर दिए गए थे। तो अब न्यूक्लियोफिलिक एक्टिविटी की वजह से तो अब क्या होता है कि इस 5' और इस 3' के बीच में एक बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, जिसके मध्य एक फॉस्फेट ग्रुप रह जाता है। तो यहाँ पे एक ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा, एक ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा, सॉरी यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम आएगा, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया ये, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया ये। तो इस
बॉन्ड को अब कहा जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसे अपन कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य न्यूक्लिक या डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर अपन बात करें तो जो बॉन्ड होता है उसे कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस प्रकार से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। अब ये जो डीएनए का जो श्रृंखलन है, इसकी जो दिशा होती है वो होती है आपके 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, यानी कि जो संश्लेषण की दिशा है वो क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब अपन डीएनए का प्रतिकृतिकरण के बारे में बात करेंगे। और ये जो न्यूक्लियोटाइड जोड़े गए हैं, ये जुड़े गए हैं इसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड के आधार पर। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है वो एंटी पैरेलल होती है, यानी यदि इसकी दिशा यहाँ 5 प्राइम 3 प्राइम है तो इसकी दिशा रहेगी इस डायरेक्शन में 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। ठीक है। अब जो यदि टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर क्या है, ग्वानिन है, तो इसके साथ में बेस पेयरिंग करता है क्या, साइटोसिन। तो इसके सामने वो न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाएगा जिसके अंदर बेस कौन सा है, साइटोसिन है, या साइटिडाइलेट को जोड़ा जाएगा। यदि थाइमिन है तो इसके आगे एडेनिन को जोड़ा जाएगा। अब जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होती हैं डीएनए की, उनके मध्य जो श्रृंखला होती है, रज्जु होती है डीएनए की प्रति समानांतर, इनके मध्य जो बंध होता है नाइट्रोजनस क्षारों के मध्य, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एडेनिन है या एडिनाइलेट है, ये थाइमिडाइलेट के साथ में 2 हाइड्रोजन बंध के साथ में जुड़ता है, जबकि जो साइटोसिन है या साइटिडाइलेट है, ये ग्वेनाइलेट के साथ में 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ में जुड़ता है। तो इस प्रकार से ये एक सामान्य संरचना होती है डीएनए की। तो यदि इस प्रकार से अपन बात करें तो जो डीएनए का श्रृंखलन होता है ये अपने को देखने को मिलता है एक 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा की तरफ। तो इस प्रकार से यहाँ पे जैसे एडेनिन जुड़ गया, एडेनिन के बाद में यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना, और इसके साथ में ये जुड़ गया आपके ग्वानिन या ग्वेनाइलेट के साथ में यहाँ पे जुड़ गया आपके साइटिडाइलेट, इसके साथ में जुड़ गया आपके थाइमिडाइलेट। इस प्रकार से ये श्रृंखलन की प्रक्रिया पूर्ण होती है डीएनए की। नेक्स्ट जो अपन ने बात की कि 2 एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड्स होती हैं, इनके मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जो एडेनिन है वो जुड़ता है आपके थाइमिन के साथ में, और जो ग्वानिन है वो जुड़ता है साइटोसिन के साथ में। ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, और आपके एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। हाइड्रोजन बंध जो होते हैं ये बेसिकली बनते हैं 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के मध्य। ठीक है, 2 इलेक्ट्रो ऋणात्मक जो एटम्स हैं उनके मध्य हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जिसमें एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, देख सकते हैं अपन यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बंध बन रहा है। दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य। अब इन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के अंदर एक जो होता है ये हाइड्रोजन डोनर के रूप में कार्य करता है, और एक कार्य करता है हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में, और बीच में एक H एटम को ये शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन जो A और T हैं इनके मध्य 2 हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहते हैं। एक जो हाइड्रोजन बंध होता है वो OH होता है, एक NH होता है। देख सकते हैं अपन कि एक तो NH हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है और एक OH हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे निर्मित हो रहा है। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं एडेनिन और थाइमिन। और जो ग्वानिन और साइटोसिन है ये बेसिकली 3 हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करते हैं। इसके अंदर 2 OH बॉन्ड होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ N और O के मध्य बन रहा है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन को साझा कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे 2 OH बॉन्ड होते हैं, 2 यहाँ पे बेसिकली OH बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं, जबकि एक जो बॉन्ड होता है वो NH बॉन्ड होता है। यहाँ पे एक N और O हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हाइड्रोजन को शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन और
ऑक्सीजन फिर से शेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन को। तो इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य, और थाइमिन और एडेनिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, जो डीएनए की 2 प्रति समानांतर श्रृंखलाओं को आपस में जोड़े रखते हैं। ये हाइड्रोजन बंध जो होते हैं ये निर्धारित करते हैं कि जो बेसिस हैं उनका लिंक सही प्रकार से, यानी कि ए के सामने टी आकर के जुड़े और जी के सामने सी आकर के जुड़े, इसका निर्धारण, इसको निर्देशित करते हैं ये हाइड्रोजन बंध। बात करते हैं डीएनए की द्विरज्जुकीय संरचना या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहला जो रूल था वो था चारगाफ का रूल। चारगाफ जो ऑस्ट्रियन बायोकेमिस्ट थे, ऑस्ट्रिया के बायोकेमिस्ट थे, नाम था इनका एरविन चारगाफ, और इन्होंने इंफॉर्मेशन, सूचना दी थी किसके संबंध में? डीएनए की संरचना के बारे में। जो इनका की ऑब्जर्वेशन था, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या किया कि अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनके जो डीएनए हैं उसको एनालाइज किया, उसका परीक्षण किया, और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि जो ATGC है, यानी चारों जो नाइट्रोजन बेस हैं वो इक्वल क्वांटिटी, समान मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं। इससे पहले के जो वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उनके अंदर जो नाइट्रोजन क्षार हैं उनकी मात्रा, या न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी चारों न्यूक्लियोटाइड्स की मात्रा समान होती है, परंतु चारगाफ ने कहा कि ATGC आर नॉट फाउंड इन इक्वल क्वांटिटीज, एक समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। ये जो अमाउंट है वो वेरी करता है स्पीसीज के मध्य। द अमाउंट ऑफ द बेस इज वेरिड अमंग द स्पीसीज। जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनके अंदर अलग अलग क्वांटिटी देखने को मिलती है, ATGC अलग अलग मात्रा देखने को मिलती है, परंतु यदि एक ही प्रजाति के इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो वहाँ पे ये आपको असमानता देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अमाउंट होता है एडेनिन का वो हमेशा इक्वल रहता है थाइमिन के, यानी A हमेशा T के बराबर रहेगा, वहीं G हमेशा C के बराबर रहेगा। और इन्हीं फाइंडिंग्स के आधार पर, इन्हीं के उपलब्धियों, या यूँ कहते हैं इन्हीं सूचनाओं के आधार पर जो प्रमाण दिए थे चारगाफ ने, इन्हीं के आधार पर जो वॉटसन एंड क्रिक है उन्होंने अपना डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का दिया था। तो बात करते हैं वॉटसन और क्रिक के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। तो ये 1950 के अंदर अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जेम्स वॉटसन और ब्रिटिश फिजिक्स के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने, फ्रांसिस क्रिक नाम था उनका, उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रस्तुत किया। ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि जो स्ट्रैंड्स है वो एंटी पैरेलल है, और जो कॉन्फ़िगरेशन है या जो हेलिसिटी है वो राइट हैंडेड रहेगी डीएनए की। जो उन्होंने डीएनए देखा था वो बेसिकली BDNA था, और उसकी जो हेलिसिटी थी वो राइट हैंडेड थी। साथ ही जो ट्विस्टिंग है, यानी कि जो हेलिक्स संरचना बनती है, आगे अभी बात करेंगे चित्र के माध्यम से, जो हेलिक्स संरचना बनती है डीएनए की, तो ये जो हेलिक्स संरचना है ये कुछ वाइडर ग्रूव्स बनाती हैं, कुछ नैरो ग्रूव्स बनाती हैं। ठीक है। कुछ बृहद ग्रूव्स का निर्माण करती हैं, कुछ संकरी ग्रूव्स का निर्माण करती हैं श्रृंखला के अंदर। ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट बेस पेयरिंग होती है, यानी AT के साथ बेस पेयरिंग करता है, GC के साथ बेस पेयरिंग करता है, जिसको अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। जो BDNA बेसिकली होता है वहाँ एक हेलिक्स के अंदर, अभी बात करेंगे, 10 बेस पेयर वहाँ देखने को मिलते हैं। देख ही लेते हैं इसको। पहले अपन संरचना की बात करें तो जो बेस पेयरिंग होती है या हाइड्रोजन बंधों का निर्माण होता है, ये 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स के मध्य होता है, एक 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है। अब जो हेलिक्स है, देख सकते हैं अपन, एक डबल हेलिकल, एक द्विरज्जुकीय संरचना होती है डीएनए की, जहाँ पे AT के साथ और GC के साथ में बेस पेयरिंग करता है। और जो बैकबोन होती है वो होती है शुगर और फॉस्फेट की, जो कि अपन ने अभी बात की थी।
अब जब ये हेलिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो कुछ इसके अंदर मेजर ग्रूव्स बनती हैं इस तरीके की, और कुछ माइनर ग्रूव्स बनती हैं। बेसिकली जो ज़्यादातर प्रोटीन है डीएनए के साथ में वो इसी मेजर ग्रूव्स के थ्रू या माध्यम से जुड़ते हैं। अब जो दो बेस पेयर हैं, ठीक है, ये बेस पेयर हो गए, दो बेसेस थे उनके मध्य पेयरिंग हो गई तो बेस पेयर हो गए। तो जो बेस पेयर हैं इनके मध्य जो दूरी होती है ये होती है आपके 0.34 नैनोमीटर, या अपन कह सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। वहीं जो एक हेलिक्स होती है उसकी हाइट होती है आपके 3.4 नैनोमीटर, जिसके अंदर करीबन 10 बेस पेयर आपको देखने को मिलते हैं बीडीएनए के अंदर, या उसे कह सकते हैं अपन 34 एंगस्ट्रॉम। वहीं जो विड्थ होती है डीएनए की स्ट्रैंड की या डबल हेलिक्स की वो होती है आपके 2 nm या 20 एंगस्ट्रॉम की। तो ये कुछ बेसिक संरचना थी डीएनए की जिसके बारे में अपन ने बात आज की। धन्यवाद।